नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े सभी अनुच्छेदों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए दोस्तों, जिससे कि आपको अंदाजा लग सकेगा कि भारतीय संविधान का यह टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जब संविधान बना था तब उस टाइम कुल 8 अनुसूचियां थीं, तो आपको याद रखना है, और अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, आपने अधिकतर सुना होगा कि संविधान में संशोधन होता है, लेकिन जब से आप पढ़ते आ रहे हैं तब से ही आपने सोचा होगा, कई बार गौर किया होगा कि आखिर संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। तो फिर दोस्तों, ये संविधान संशोधन कहाँ पर होता है, कोई सा अनुच्छेद कहाँ पर जोड़ा जाता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान संविधान में भी कुल 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों, लेकिन कभी भी अगर संविधान संशोधन होता है तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद ही रहेंगे, कभी भी 396 अनुच्छेद नहीं हो सकते दोस्तों। लेकिन इन अनुच्छेदों में ही सब आर्टिकल जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि 368 का में जोड़ दिया जाएगा। अगर का पहले से ही उपलब्ध है तो खा में जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि 368 खा। इस प्रकार से संविधान में संशोधन किए जाते हैं और इसी प्रकार से आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम संविधान के कुल 22 भागों को सबसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। दोस्तों, संविधान का भाग 1। दोस्तों, भाग 1 बात करता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? दोस्तों, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। दोस्तों, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन किया जाता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? दोस्तों, अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर संसद भारत में कोई नया राज्य जोड़ती है अनुच्छेद 2 के तहत, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है अनुच्छेद 2, या किसी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्रफल आदि में बदलाव करती है अनुच्छेद 3 के तहत, तो इसके लिए संविधान की पहली अनुसूची मतलब कि राज्यों की सूची और चौथी अनुसूची मतलब कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा में बदलाव किया जा सकता है अनुच्छेद 4 के तहत। दोस्तों, संविधान का भाग 2 नागरिकता की बात करता है। दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और यह अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। दोस्तों, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। दोस्तों, अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तब उस समय की बात करता है। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 8 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। दोस्तों, जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उनके नागरिकता के अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 8। दोस्तों, अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान, मतलब कि जो भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उनको फिर विदेश की नागरिकता मिल जाएगी, तो उनकी भारत की नागरिकता को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 9 यह कहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 10 कहता है
नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। दोस्तों अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान। दोस्तों अब आता है भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है और यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। कानून के समक्ष समानता की बात करता है अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 में। दोस्तों अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत किया जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब कि दोस्तों पहले बहुत सी उपाधियां दी जाती थी जैसे कि महाराजाधिराज की उपाधि, गांधी की उपाधि, तो उनको अब हटा दिया गया है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों अनुच्छेद 19 कहता है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज ए, इसमें बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना इसमें कही गई है। बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना। दोस्तों अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज बी, दोस्तों शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। दोस्तों अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज सी कहता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। कहीं पर भी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। दोस्तों अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज डी कहता है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब कि घूमने की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 19 का ई क्या कहता है देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 19 का एफ कहता है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 का ए जो कहता है शिक्षा का अधिकार 86 बार संविधान संशोधन करके यह जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 ए। दोस्तों आइए जानते हैं अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों यह अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। दोस्तों अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाया जाएगा। कारखानों आदि में जहाँ पर धुआं वगैरह होता है, जहाँ पर प्रदूषण वगैरह फैलता है, वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाया जाएगा। दोस्तों अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। दोस्तों किसी भी धार्मिक कार्य का आप प्रबंधन कर सकते हैं,
आपको यह स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी कि टैक्स संबंधित स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों अगर कोई भी सरकारी संस्था है तो उसमें किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी और धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। दोस्तों अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्णित है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है रिट संबंधित प्रावधान। इसमें कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 33 में। दोस्तों अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 35 में दिया गया है। दोस्तों अब आता है भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मतलब कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। दोस्तों इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 36 क्या कहता है राज्य की परिभाषा। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 भी राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। दोस्तों अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्य योग नहीं माना जाएगा। मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि इनको न्यायालय में नहीं माना जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। दोस्तों राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 39 क्या कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों अगर कोई दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, महिला और पुरुष, तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दी जाएगी। इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 में। दोस्तों अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। दोस्तों अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। दोस्तों अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। और दोस्तों अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। दोस्तों अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों इसमें शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों इसमें संविधान संशोधन किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 40 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। दोस्तों मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और वर्गों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना तथा संवर्धन और विकास करना और इनको शोषण से बचाना इसका मुख्य कर्तव्य है। दोस्तों अनुच्छेद 47 कहता है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। दोस्तों अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। दोस्तों
अनुच्छेद 48 का सब क्लॉज ए कहता है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। दोस्तों सरकारी भवनों इत्यादि का संरक्षण किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन। दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 51 कहता है। दोस्तों इसी प्रकार भाग 4 का सब क्लॉज ए जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है। दोस्तों इसमें भाग 4 के सब क्लॉज ए में अनुच्छेद 51 ए आता है। दोस्तों अनुच्छेद 51 ए के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, तो व्यक्ति को इन 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दोस्तों अब आता है हमारा भाग 5। भाग 5 संघ की बात करता है और दोस्तों यह अनुच्छेद 52 से 151 तक है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद 52। दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। और दोस्तों अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, अनुच्छेद 53 कहता है। दोस्तों इसी प्रकार अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। दोस्तों अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आइए दोस्तों जानते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। दोस्तों अनुच्छेद 55 में दिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया। दोस्तों अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। दोस्तों अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। और दोस्तों अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए आखिर क्या क्या शर्तें होंगी। दोस्तों आइए जानते हैं अनुच्छेद 60 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख या राष्ट्रपति का शपथ। दोस्तों अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। दोस्तों अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। दोस्तों अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह से पूर्व। दोस्तों इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। जैसे कि 2025 अभी चल रही है, तो अब 2030 में चुनाव होगा मान के चलिए, तो 2030 से पहले ही मतलब कि 6 माह पूर्व ही चुनाव करवा लिया जाएगा, इसका यह मतलब है। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। और दोस्तों अनुच्छेद 64 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। दोस्तों अनुच्छेद 65 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। मतलब कि दोस्तों अगर किसी स्थिति में राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65 में इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। दोस्तों उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा यह बात कही गई है। दोस्तों अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह।
दोस्तों इसका मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष में होता है। जैसे कि मान के चलिए अभी 2025 चल रही है, तो अब 2030 में चुनाव होगा। तो 2030 से मतलब कि 5 वर्ष से 6 माह पूर्व ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवा ली जाती है, इसमें यह बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 70 अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। दोस्तों अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो वह उसको क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 कहता है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 77 में किया गया है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, अनुच्छेद 78 बात करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 79 कहता है दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। दोस्तों अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। दोस्तों अनुच्छेद 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 कहता है संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 88 कहता है संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख की बात करता है। दोस्तों अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 कहता है सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आइए जानते हैं आखिर अनुच्छेद 93 क्या कहता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। दोस्तों अनुच्छेद 95 कहता है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 96 कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, मतलब कि उस पर सोच समझकर विचार विमर्श किया जा रहा हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। दोस्तों अगला है अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 97 यह कहता है। अनुच्छेद 98 कहता है संसद के सचिवालय का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100 संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी
सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। दोस्तों अनुच्छेद 101 दोस्तों अनुच्छेद 101 कहता है संसद में स्थानों का रिक्त होना। संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं। दोस्तों संसद सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अनुच्छेद 102 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 105 संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों। दोस्तों अनुच्छेद 106 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते। दोस्तों अनुच्छेद 108 कहता है कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोस्तों अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वितरण, बजट का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 कहता है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 122 कहता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, जो रिटायर हो गए हैं उनकी उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। दोस्तों अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 कहता है निर्णयों एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। दोस्तों अनुच्छेद 148 कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कि CAG का उल्लेख। अनुच्छेद 149 कहता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 कहता है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। दोस्तों अनुच्छेद 151 कहता है सब परीक्षा प्रतिवेदन। दोस्तों अब आता है भाग 6। भाग 6 राज्य की बात करता है। दोस्तों भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक है। दोस्तों आइए जानते हैं अनुच्छेद 152 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 152 कहता है राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 153 कहता है राज्यपाल का उल्लेख। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल का कितना कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं। दोस्तों राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होंगी। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 166 कहता है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 कहता है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे।
अनुच्छेद 168 कहता है राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान करना। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों को बनाना और भंग करना। अनुच्छेद 170 कहता है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 171 कहता है विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 172 कहता है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं। विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, अनुच्छेद 173 में वर्णन है। अनुच्छेद 174 विधानमंडल के सत्र। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 175 कहता है राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में विधानसभा के उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां, मतलब कि जो विधानसभा का उपाध्यक्ष है उसकी अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। दोस्तों आइए नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 कहता है विधान परिषद के उपसभापति के सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां, मतलब कि जो विधान परिषद के उपसभापति होते हैं उनका सभापति के रूप में कार्य करने की शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 184 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 185 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 186 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 कहता है विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख। अनुच्छेद 189 कहता है सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 कहता है विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 कहता है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 कहता है सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 कहता है विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख। अनुच्छेद 199 कहता है विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में दी गई है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 201 कहता है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट विधानमंडल में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 कहता है विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 कहता है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 207 कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 कहता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन का उल्लेख। उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें।
नेक्स्ट अनुच्छेद 218 कहता है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 220 कहता है स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। दोस्तों, अगर कोई स्थायी न्यायाधीश है तो उसके बाद वह कोई व्यवसाय करता है तो उस पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 221 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात करता है अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 222 न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना अनुच्छेद 222 के तहत। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है अनुच्छेद 223। नेक्स्ट अनुच्छेद 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों, अनुच्छेद 225 कहता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का प्रावधान है अनुच्छेद 225 में। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 227 कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतःकरण का उल्लेख। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतःकरण का उल्लेख। अनुच्छेद 230 कहता है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। दोस्तों, हमारे भारत राज्य में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए जैसे कि 2 राज्य हैं उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी अनुच्छेद 231 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए। दोस्तों, अनुच्छेद 231 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हर एक राज्य में नहीं होगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। दोस्तों, अब आता है भाग 8। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। दोस्तों, यह अनुच्छेद 239 से 242 तक है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं 239 अनुच्छेद 239 क्या कहता है। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 241 के तहत। दोस्तों, अब आता है भाग 9 और 10। दोस्तों, अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख। अनुच्छेद 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। दोस्तों, अब आता है भारतीय संविधान का भाग 11। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध दर्शाता है। संघ और राज्य के बीच संबंध दर्शाता है। दोस्तों, यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार अनुच्छेद 245 में दिया गया है। अनुच्छेद 248 अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 252 में। अनुच्छेद 254 कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। तो उनके न्याय का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 262 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात करता है। अनुच्छेद 264 से 300A तक वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 266 कहता है भारत की संचित निधि का उल्लेख। और दोस्तों अनुच्छेद 267 कहता है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 कहता है वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर यानी कि टैक्स। दोस्तों अनुच्छेद 280 कहता है वित्त आयोग का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। दोस्तों भारत सरकार कई बार बाहर से उधार लेती है तो उसको अनुच्छेद 292 में डिफाइन किया गया है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। नेक्स्ट अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। दोस्तों अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 298 व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 299 संविदाएं। दोस्तों अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार की बात करता है। दोस्तों अब आता है भाग 13 और 14। दोस्तों भाग 13 और 14 अनुच्छेद 301 से स्टार्ट होता है। दोस्तों भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख की बात करता है अनुच्छेद 312, जैसे कि IAS, IPS, IFS इनकी सेवाओं की बात करता है अनुच्छेद 312। नेक्स्ट अनुच्छेद 315 दोस्तों संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC एंड अदर स्टेट PCS का उल्लेख। अनुच्छेद 316 कहता है संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 323 का सब आर्टिकल A कहता है प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण की बात करता है। अनुच्छेद 323 का सब आर्टिकल A। दोस्तों अब आता है भाग 15। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है और यह अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 324 कहता है चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। 326 कहता है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्य है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। मतलब कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का हो चुका है वह वोट डाल सकता है। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। अब आता है भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342 तक इसका वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है। दोस्तों अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 कहता है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख। दोस्तों अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल A कहता है अनुसूचित जनजाति ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल B कहता है अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 341 कहता है अनुसूचित जातियां मतलब कि SC अनुसूचित जातियों का उल्लेख अनुच्छेद 341 में किया गया है। अनुच्छेद 342 कहता है अनुसूचित जनजातियां मतलब कि ST का उल्लेख अनुच्छेद 342 में किया गया है। दोस्तों अब आता है भाग 17। भाग 17 राज्य भाषा का उल्लेख। राजभाषा का उल्लेख किया गया है भाग 17 में। और दोस्तों यह अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है।
अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा का उल्लेख। और अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 346 संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 251 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में। दोस्तों, अब आता है भाग 18, आपात उपबंध की बात करता है और यह अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 352 कहता है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। और अनुच्छेद 353 कहता है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। आपातकाल की घोषणा का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 353 में। अब आता है अनुच्छेद 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 358 कहता है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। अनुच्छेद 359 कहता है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। दोस्तों, अब आता है भाग 19। भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 तक है और भाग 20 368 अनुच्छेद इसमें दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 364 कहता है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 368 कहता है संविधान संशोधन का प्रावधान। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक वर्णन है और भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णन है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अनुच्छेद 369 क्या कहता है। राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 370 कहता है जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। नेक्स्ट, अनुच्छेद 376। दोस्तों, अनुच्छेद 376 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। नेक्स्ट, अनुच्छेद 378 कहता है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। दोस्तों, नेक्स्ट, अनुच्छेद 393 कहता है संक्षिप्त नाम का वर्णन। संक्षिप्त नाम का वर्णन। दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा संविधान का संक्षिप्त नाम, मतलब कि भारत का संविधान। दोस्तों, अनुच्छेद 395 कहता है निरसन। अनुच्छेद 395 कहता है निरसन, मतलब कि संविधान लागू होते ही पुराने अंग्रेजी कानूनों का निरसन यानी रद्द कर दिया गया। इसमें यह बताया गया है कि किसी पुराने कानून को रद्द कर देना या अब वो कानून लागू नहीं रहेगा, इसका यह मतलब है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। धन्यवाद।